सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में स्पेसिफिकली अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बारे में हम बात करते हैं, सो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव गॉन डाउन टू $73 पर बैरल अगेन, $75 पर बैरल अगेन, सॉरी, $75 पर बैरल तक वो ऊपर जा चुके थे और वहां से फिर से एक बार ये $2 पर बैरल नीचे आ चुके हैं। थोड़े से इन बिटवीन कंसर्न्स रिगार्डिंग एशियन इकोनॉमीज के बारे में भी, थोड़ा सा जो ग्रोथ रेट पहले ज्यादा अचीव किया गया था वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थोड़ा कंपेयर टू अर्लियर ग्रोथ रेट्स थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिख रहा है, और वो ऑयल कंजम्पशन के एंगल से भी थोड़ा सा नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई देयर कुड बी एंड साइड इफेक्ट ऑन दी ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम यूएस इकोनॉमी। यूएस की जो 30 ईयर मॉर्गेज रेट है वो 6.13% तक नीचे आ चुकी है, विच इज लोएस्ट इन 2 ईयर्स। वैसे देखा जाएगा तो रिसेंट ड्रॉप इज हार्डली 2 basis points compared to the last week, that is 20 सितंबर तक का जो डेटा था उसके कंपैरिजन में सिर्फ 2 basis point ही यहाँ पे वो गिरा है। बट ओवरऑल जो मॉर्गेज रेट्स नीचे आ चुके हैं, फॉर आई थिंक दे हैव गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 0.75 परसेंटेज पॉइंट सिंस जुलाई 2024। और अगर अक्टूबर 2023 के कंपैरिजन में हम देखते हैं, सो करंट मॉर्गेज रेट्स हैव गॉन डाउन बाय 1.75% फ्रॉम द पीक। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8% तक ये नंबर जा चुका था वहां से। नाउ दिस नंबर इज डाउन एट 6.13%। रीफाइनेंसिंग की जो एक्टिविटी है वो भी काफी यहाँ पे जंप हुई है। रीफाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? आपने एग्जिस्टिंग लोन्स लिए हुए हैं, होम लोन्स लिए हुए हैं, और आप उसको रीफाइनेंस यानी कि रीस्ट्रक्चर करके लेते हो या फिर लोअर डाउन करते हो उसके इंटरेस्ट रेट्स। आप लोगों ने देखा होगा, अगर इंडिया में भी आप लोगों के पास अगर होम लोन्स है तो बहुत बार जिस तरीके से रेपो रेट कम होता है उस तरीके से हमारे होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होते। फिर आप ये क्वेरी लेके उस होम फाइनेंस कंपनी के पास जाते हो या फिर आपके बैंक के पास जाते हो, फिर वो आपको एक स्ट्रक्चर डील ऑफर करते हैं कि वो बोलते हैं कि एक काम कीजिए कि आपके इंटरेस्ट रेट्स हम नीचे कर देंगे, बट उतना चार्ज आपको लगेगा, उतना पे कर दीजिए और फिर हम आपका बचे हुए लोन पे इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आते हैं। ये एक ऑप्शन होता है। या फिर आप किसी और कंपनी के पास जाके बोलते हो कि मुझे ये लोन ट्रांसफर करना है, तो दैट इज ऑल्सो वन अनदर वे। फिर एग्जिस्टिंग कंपनी को थोड़ा बहुत आपको चार्जेस देना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड एज रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये रीफाइनेंस एक्टिविटी जो है वो यूएस में करेंटली इट इज एट 57% ऑफ ऑल मॉर्गेज एप्लीकेशंस। कंपेयर अर्लियर ये नंबर होता था 48% का। तो डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स टू टेक केयर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी विच हैज कम बाय डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स। सो दैट इज व्हाई अभी और ज्यादा एंटिसिपेशन भी बहुत ज्यादा चल रही है कि रेट कट्स और ज्यादा भी हो सकते हैं। उस हिसाब से ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। सो मतलब इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन, सो ऑब्वियसली उसका impact EMIs will also go down and that can have an impact on the consumption patterns also। मतलब savings अगर बढ़ जाती है तो that can give support to the overall economic consumption। अब नेक्स्ट न्यूज है यूके के बारे में। ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने यूके के ग्रोथ फोरकास्ट को अपग्रेड किया है। सो अर्लियर जो अब फोरकास्ट थे ओईसीडी की तरफ से फॉर यूके ग्रोथ वाज 0.40% इन 2024 एंड 1% इन 2025। तो ये अब उन्होंने एक बढ़ा दिया है। फॉर 2024 यूके की इकोनॉमी कैन ग्रो or expand by 1.1% in 2024 and 2025 में it can go up by 1.2%। सो दोनों नंबर, स्पेसिफिकली 2024 का नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया है ओईसीडी की तरफ से। आई थिंक दो भले ही यहाँ पे ये नंबर बढ़े, बट स्टिल यूके इज गोइंग टू बी दी वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी अमंग एडवांस्ड नेशंस नेक्स्ट ईयर, ये भी उन्होंने उसमें नोट में बोला है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, जिसमें गोल्ड लोन्स के बारे में बात करना होगा। इकरा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें गोल्ड लोन्स जो है इंडिया में वो बाय 2027 दे कैन टच अप टू 15 लाख करोड़ रुपीज।
सो इंडिया का जो ऑर्गेनाइज गोल्ड लोन मार्केट है इज प्रोजेक्टेड टू क्रॉस 10 लाख करोड़ रुपीज इन करंट फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ से आने वाले 3 सालों में या फिर 2 ढाई सालों में इट कैन गो अप टू 15 लाख करोड़ रुपीज ऑल्सो। तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर डोमिनेटिंग दिस गोल्ड लोन मार्केट। मेजर बेनिफिट कहाँ से उनको मिल रहा है? तो एग्रीकल्चरल लोन्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे रहे हैं सिक्योर्ड बाय गोल्ड ज्वेलरी, ये उन्होंने नए प्रोडक्ट्स मतलब इन्होंने गोल्ड लोन की तरफ तरीके से ये दे रहे। सो दैट्स वाई उनका जो शेयर है लोन गोल्ड लोन मार्केट में वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। एनबीएफसीज की अगर हम बात करते हैं, एनबीएफसीज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो their gold loan portfolios by 17 to 19% in this financial year, that is FY25. Public sector banks have increased their market share in gold loans while NBFCs maintained stable shares in retail segment. So ये एक फाइंडिंग यहाँ से है। ऑर्गेनाइज गोल्ड लोन मार्केट जो है वो FY20 से लेकर FY24 तक 25% पर एनम CAGR से ग्रो हुआ है। और उसमें जो लीडिंग शेयर लिया है वो बैंक्स ने ही लिया है। सो बैंक्स का जो गोल्ड लोन ग्रोथ है वो 26% की है, विजाविज एनबीएफसी इज एट 18%। Public sector banks accounted for 63% of the overall gold loan market in March 2024। और अगर ये हम मार्च 2019 के कंपैरिजन में देखते हैं तो 54% से ये 63% तक ऊपर गया है। इकरा ने ये भी प्रोजेक्शंस दिए हैं कि एनबीएफसी गोल्ड लोन्स टू ग्रो एट सीएजीआर ऑफ 14 to 15% ड्यूरिंग FY26 एंड FY27। तो यहाँ पे जो एग्रेशन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। टॉप 4 प्लेयर्स जो है एनबीएफसी गोल्ड लोन मार्केट में, दे आर अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 83% ऑफ द मार्केट शेयर इन मार्च 2024, which has gone down from 90% to 83% in last 2 years. So there are a lot of other players are also which are coming into this market. नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया के एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर के बारे में। इंडिया सेट्स ₹9.15 लाख करोड़ ब्लू प्रिंट फॉर पावर सेक्टर टू मीट 458 गीगावाट डिमांड बाय 2032। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक ये प्लान लॉन्च किया है 9.15 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट का या रिक्वायरमेंट का फॉर इंडियाज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान from 2023 to 2032 aims to expand the power grid and improve the energy security. So projected peak demand is said to be 458 gigawatts by 2032। Currently ये जो numbers हम अभी देखते हैं वो they are between 200 to 245 gigawatts तक है, but वो peak demand by 2032 it can go up to 458 gigawatts also। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजों के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी एंड दैट्स व्हाई मतलब फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो या फिर ट्रेडिशनल पावर जो जनरेशन है उसकी भी बात हो, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड होके नहीं चलेगा। बट धीरे धीरे वी आर सीइंग दैट कि जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाता हुआ हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज जो है इकोनॉमी में वो है, थोड़ा सा ऑटो सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सेल्स ऑफ प्रीमियम एसयूवीज रन आउट ऑफ स्टीम एज सेल्स ड्रॉप बाय 18% दिस फिस्कल। स्पेसिफिकली जो गाड़ियां है जैसे कि Hyundai टक्सॉन हुई या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर हुई या जीप मेरिडियन हुई, तो इनके सेल्स स्पेसिफिकली ये फर्स्ट 5 मंथ्स में ये फिजिकल ईयर में जो 20 लाख एंड अबव की गाड़ियां है वो 18% से यहाँ पे नीचे हुआ है। But sales of entry-level SUVs has increased by 65%. Mid-size SUVs has gone up by 6.3%. But larger SUVs का जो शेयर वो ग्रोथ है वो 20% से यहाँ पे एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है। तो ये जो मतलब जो नए लॉन्चेस हुए मिड साइज एसयूवीज में, जैसे कि Hyundai क्रेटा हुआ, किया सेल्टॉस हुआ, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा हुआ, तो यहाँ पे काफी अच्छा मतलब कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है। बट कंपेयर टू दैट जो थोड़ा सा उससे ऊपर के वर्जन की गाड़ियां है वहां पे थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है। मल्टीपर्पज व्हीकल एमवीपी जिसे कहा जाता है जो 20 लाख प्लस कैटेगरी में है, उनका जो मतलब डिमांड है वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है।
Toyota specifically has reported around 39% year-on-year surge in MPV sales, with demand extending beyond major urban centers and tier 2 and tier 3 markets में भी ये और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऑयल डिमांड के बारे में बात करते हैं। ऑयल की जो डिमांड है उसका ग्रोथ जो है वो फॉल हुआ है, ग्रोथ फॉल हुआ है। मतलब अर्लियर लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स था वो 6% था। ये अप्रैल टू अगस्त महीने तक ये जो कंजम्पशन है वो 3.3% से ही बढ़ा है। सो इंडियाज ऑयल डिमांड ग्रोथ हैज नियरली हाल्व्ड दिस फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू स्टैग्नेटिंग डीजल सेल्स। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इन बिटवीन जब ग्रोथ के 2-3 साल आप देखते हो तो उसके बाद एक थोड़ा सा बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट भी, एक साइक्लिकल इम्पैक्ट हम हमेशा देखते हैं जो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस बार। फुल ईयर कंजम्पशन का जो ग्रोथ रहा है लास्ट ईयर FY24 में, दैट वाज अराउंड 5%, और FY23 में इट वाज अराउंड 10.6%। सो दो अच्छे साल देखने के बाद एक थोड़ा नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट जो है वो यहाँ हम देख रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो डीजल सेल्स हैव गॉन डाउन। 1% की ही ग्रोथ दिख रही है दिस फिजिकल ईयर में डीजल सेल में। कंपेयर टू दैट पेट्रोल सेल्स हैव गॉन अप बाय 8%, एलपीजी सेल्स हैव गॉन अप बाय 7%। बट डीजल सेल जो है वो अगस्त महीने की अगर हम बात करते हैं तो दैट हैज गॉन डाउन बाय 2.5% ईयर ऑन ईयर। सो कमर्शियल व्हीकल्स की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी सेल्स डिक्लाइन हुए बाय 6%। ट्रैक्टर सेल्स हैव आल्सो गॉन डाउन बाय 11.4% इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये सारे फैक्टर्स थे जिसका इंपैक्ट ओवरऑल डीजल कंजम्पशन पे हुआ है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें इंडियन इक्विटी फंड्स की कैश होल्डिंग्स के बारे में बात करनी होगी। इंडियन इक्विटी फंड्स की कैश होल्डिंग जो है वो 5 ईयर हाई लेवल पे जा चुकी है। ऑब्वियसली देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ओवर वैल्यूएशंस। तो ये थोड़ा सी फाइंडिंग्स या फिर एक कॉशियसनेस फंड मैनेजर्स ने यहाँ पे लिया हुआ है। Active equity funds in India with a value of at least $1 billion, that is 8,300 to 400 crore rupees के जो एवरेज इक्विटी फंड्स है इंडिया में, सो उनके पास ऑन एन एवरेज 5.39% का कैश लेवल करंटली अगस्त महीने के एंड तक का जो नंबर सामने आया है उसमें से वो नजर आ रहा है। सो पोटेंशियल रिस्क मार्केट के लिए क्या लग रही है कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन कंपेयर टू लास्ट 2 years वो भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस के रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, ये भी थोड़ा सा हावी चल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, ये भी थोड़ा सा मतलब ये न्यूज़ भी थोड़ी सी मार्केट पे इम्पैक्ट कर रही है। एंड ओवर वैल्यूएशंस ये भी यहाँ पे माना जा रहा है कि इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस कॉशियसनेस। स्पेसिफिकली अगर फॉरवर्ड पी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो एमएससीआई इंडियाज लार्ज कैप इंडेक्स जो है विच इज ट्रेडिंग एट अराउंड फॉरवर्ड पी ऑफ 22.8 टाइम्स। तो ये लॉन्ग टर्म 10 ईयर एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 18.6% का प्रीमियम इसके एमएससीआई इंडिया लार्ज कैप इंडेक्स के पास है। एमएससीआई इंडिया मिड कैप इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट 67.7% premium to the long term average, and small cap index is trading at 40% premium to the long term या 10 year average वैल्यूएशन एवरेजेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये इन बिटवीन भी जो स्मॉल एंड मिड कैप में फ्रॉथ बोला जा रहा था तो दिस वाज द रीजन। सो इसीलिए इफ यू वांट टू एलोकेट मनी टुवर्ड्स योर स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरीज तो वो एलोकेशन स्टैगर्ड वे में हो तो वो ही सही रहेगा। स्पेसिफिकली अगर SIP STP वे से आप जाते हो तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ एलोकेशन। कुछ बड़े फंड जैसे कि ऐसे वैल्यू डिस्कवरी फंड जैसे बड़े बड़े फंड्स जो है उनके पास 14.7% का कैश का लेवल करंटली नजर आ रहा है कंपेयर टू ये जो साल जब शुरू हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कैश लेवल वाज अराउंड 7%। सो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियसनेस जो है वो फंड मैनेजर्स की तरफ से भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो मार्केट शायद बहुत ज्यादा करेक्शन ना आए बिकॉज लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, बट साइडवेज जो है मार्केट ट्रेंड रह सकता है, यानी कि मार्केट्स कैन गो थ्रू टाइम करेक्शन। सो एक आध 1.5 साल के लिए अगर टाइम करेक्शन के थ्रू मार्केट जाते हैं देन वैल्यूएशंस विल स्टार्ट लुकिंग अट्रैक्टिव या फिर रैशनल, मोर रैशनल। बट स्मॉल एंड मिड कैप में वो भी चीज होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। Next news is regarding Piramal Pharma. Piramal Pharma targets ambitious goal of 2x revenue and 3x EBITDA margin by FY30.
सो करंटली जो एबिटा मार्जिन है दे आर अराउंड 8%। वो 25% तक लेके जाना चाहते हैं बाय FY30, यानी कि इन नेक्स्ट 5 years, 5.5 years के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। और रेवेन्यू जो है, जो करंटली $1 billion का है, वो दैट रेवेन्यू दे वुड लाइक टू टेक इट डाउन, टेक इट टू ऑलमोस्ट $2 billion। Then I think growth, revenue growth point of view से the CAGR is around 12.5%। बट प्रॉफिटेबिलिटी एंगल से अगर हम देखते हैं, तो अगर 8% to 25% एबिटा मार्जिन हो जाता है, so then the profitability can go up substantially, there is no doubt about that। so currently जो पैट मार्जिन है कंपनी का, दैट इज अराउंड हार्डली 1%। तो इसको वो अर्ली टीन्स में, यानी कि 13-14% तक पैट मार्जिन को वो लेके जाना चाहते हैं। Over the last 1 year, Piramal Pharma shares have not done well. They have actually gone down by 0.38% ये साल में, ये over the past 1 year. Vis-a-vis BSE Sensex has gone up by almost 28-29%. So this is the thing. I think मतलब वो उसका मतलब ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे हुआ है। बट नाउ दे हैव टेकन सम एम्बिशियस टारगेट, लेट्स सी कि अगर वो ये सारी चीजें कर पाते हैं क्या। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग स्विगी। स्विगी अनलिस्टेड मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर होता हुआ दिख रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आर एक्चुअली बैकिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी। मतलब बिफोर लिस्टिंग या अनलिस्टेड स्पेस में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। अराउंड 2 लाख शेयर्स रिपोर्टेडली परचेस्ड बाय नोटेबल फिगर्स। नोटेबल फिगर्स में नाम किसके किसके आते हैं? क्रिकेटर्स लाइक राहुल द्रविड़, जहीर खान, टेनिस प्लेयर्स लाइक रोहन बोपन्ना, फिल्म मेकर्स लाइक करण जौहर। इन्होंने यहाँ पे इस कंपनी के शेयर्स अनलिस्टेड स्पेस में लिए हैं। ऑब्वियसली उनके जो भी फैमिली ऑफिसेस होंगे या फिर एडवाइजर्स होंगे, उन्होंने उनको एडवाइस वहाँ पे दी हुई होगी। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स इन स्विगी केम फ्रॉम बॉलीवुड एक्टर्स लाइक माधुरी दीक्षित ने या फिर अमिताभ बच्चन जी, इन्होंने भी इस कंपनी में एलोकेशन लिया हुआ है। जहीर खान जी ने स्पेसिफिकली कहा है कि दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोथ पोटेंशियल बट also supporting a brand shaping the future of urban living and consumer convenience, ऐसा उन्होंने कहा है। सो आई थिंक जोमेटो ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, स्विगी भी अगर जल्द लिस्ट हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो एक स्केर्सिटी प्रीमियम जो जोमेटो का मिला है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो जब लिस्टिंग होगी, तभी थोड़ा सा और ज्यादा एनालिसिस हम यहाँ पे कर पाएंगे। अब आईपीओ मार्केट के बारे में बात करेंगे। आईपीओ फंडरेज इन 2024 की अगर हम बात करते हैं, दिस इज थर्ड हाईएस्ट इन प्राइमरी मार्केट हिस्ट्री। सो 2024 में ये साल में 60 कंपनीज ने यहाँ पे पैसा उठाया है। बड़ी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। 63,985 करोड़ रुपीज अब तक मेन बोर्ड ऑफरिंग से ये कैलेंडर ईयर में पैसा आया है। This amount represents 29% increase compared to 2023। 2023 में 57 कंपनीज ने अराउंड 49,436 करोड़ रुपीस कलेक्ट किया, रेज किया था थ्रू आईपीओज। इन 2021 63 कंपनीज रेज्ड अराउंड 1.19 लाख करोड़ रुपीस। ऑब्वियसली उस साल एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आया था वो एलआईसी की तरफ से ही आया था, जिसने का मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओज आया, मतलब हमने मार्केट में देखा है। 36 कंपनी और उसके अलावा 36 कंपनीज मोबिलाइज्ड अराउंड 67,147 करोड़ रुपीस। दैट वाज इन 2017। अपकमिंग मेजर आईपीओज भी है अभी मार्केट में। हुंडई मोटर इंडिया जो 25,000 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं, स्विगी अराउंड 11,000 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं। इनको ऑलरेडी सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुके हैं, तो ये कैलेंडर ईयर में भी और ज्यादा ये नंबर ऊपर जा सकता है। The IPO pipeline for the remainder of 2024 is also quite robust. 25 companies are planning to raise nearly 63,550 crore rupees, जिनके पास सेबी के अप्रूवल ऑलरेडी आ चुके हैं। Additional 48 companies are looking to raise about 91,805 crore rupees and they are waiting for SEBI's approval. जिसमें अदर कंपनीज विथ सेबी अप्रूवल इंक्लूड एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो 7,000 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं, टाटा प्ले अराउंड 2,500 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं, एसके फाइनेंस अराउंड 2,200 करोड़ रुपीस रेज करना चाहते हैं। कंपनीज अवेटिंग अप्रूवल्स
इंक्लूड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो 10,000 करोड़ रुपए मतलब रेज करना चाहते हैं, हिक्सावेरी टेक्नोलॉजीज जो 9,950 करोड़ रुपीज रेज करना चाहते हैं, एंड विशाल मेगाबाट दे वांट टू रेज अराउंड 8,000 करोड़ रुपीज। अगर सेक्टर वाइज हम बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल एंड रिलेटेड कंपनीज आर लीडिंग दिस फंड रेजिंग एफर्ट्स, and they are aiming to raise around 32,712 crore rupees through via IPOs. फाइनेंशियल सर्विसेज इस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो दे ऑल्सो वांट टू रेज अराउंड 17,168 करोड़ रुपीज, विच विल बी फॉलोड बाय पावर जनरेशन विद 17,000 करोड़ रुपीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज भी 11,150 करोड़ रुपए कलेक्ट करना चाहते हैं। हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स वाली जो कंपनीज है या सेक्टर है वो 8,500 करोड़ रुपीज रेज करना चाहते हैं। फूड्स एंड फूड प्रोसेसिंग ये जो सेक्टर है वो भी 8,300 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं। एंड रोड्स एंड हाईवेज ये सेक्टर की जो कंपनीज है वो 7,000 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज करना चाहती है। सो डेफिनेटली एक एक्शन पैक्ड आने वाला समय रहने वाला है आईपीओ रिलेटेड अगर हम बात करते हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज 2024 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट एवर आईपीओ रेजिंग ईयर। अब स्पाइस जेट के बारे में बात करते हैं। स्पाइस जेट आईज 75 न्यू एयरक्राफ्ट टू इट्स फ्लीट ओवर द नेक्स्ट 2 years यूजिंग 3,000 करोड़ रुपीस क्यूआईपी बूस्ट। तो अभी जो रिसेंटली उन्होंने कंक्लूड किया है 3,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी, तो उसमें नए 75 एयरक्राफ्ट वो लाना चाहते हैं। द एयरलाइन एम्स टू इंक्रीज इट्स करंट फ्लीट ऑफ 25 to 28 एयरक्राफ्ट टू ओवर 100 विद इन नेक्स्ट 2 years। तो आई थिंक एम्बिशियस टारगेट है। सो ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लम से ये कंपनी गुजर रही है, बट आई थिंक लुक एट लिक्विडिटी इन द मार्केट, एवरीबडी क्रिटिसाइजेस दिस पर्टिकुलर सेक्टर की इसमें प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है, साइकिल्स बहुत ज्यादा लीथल होते हैं इस सेक्टर के, बट फिर भी जब लिक्विडिटी होती है तब आई थिंक पैसा रेज करना मतलब ये मतलब वैसे आसान नहीं होता, बट लुक्स लाइक कि everybody is ready to give money, or specifically when you find smart investment bankers, तो कहीं ना कहीं वहां पैसा रेस हो जाता है। वेदांता बोर्ड के बारे में बात करेंगे। वेदांता बोर्ड टू कंसिडर फोर्थ इंटरिम डिविडेंड फॉर FY25 ऑन October 8। सो उसके लिए आई थिंक जल्दी वो मतलब मिलने वाले October 8 को। अब देखते हैं, द प्रमोटर्स आर इन डायर नीड ऑफ कैश, तो बहुत ज्यादा यहाँ डिविडेंड्स कंपनी डिक्लेयर करती रहती है। So far, Vedanta has approved a total dividend of around 13,474 crore rupees for FY25. So on September 2 also the board approved a third interim dividend of rupees 20 per share, जिसमें मतलब ये मिला के FY25 का टोटल पे आउट जो है डिविडेंड पे आउट वो 13,474 करोड़ रुपीस का हुआ है। Vedanta fixed September 10 as the payment date for the dividend. Earlier, the board approved second interim dividend of rupees 4 per equity share on July 26, जिसके थ्रू अराउंड 1,500 या 1,500 करोड़ रुपए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। The first interim dividend, which was around 11 rupees per equity share, was approved on May 16, जिसके थ्रू उन्होंने अराउंड 4,089 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए थे। FY24 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल FY24 में वेदांता ने 29.5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया था, विच वॉज अमाउंटिंग 10,966 करोड़ रुपीज। Vedanta Resources, the parent firm, plans to deleverage by almost $3 billion over the next 3 years and does not foresee a rollover of its loans। तो ये जो बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे लिक्विडिटी रिलेटेड, दो कंपनी ने डिनाई किया था, बट आई थिंक रिपोर्ट्स काफी ज्यादा वैसे ही निकल रही थी, तो वहां पे डेट कम करना है, इसलिए अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट्स इस कंपनी की सब्सिडरी की तरफ से यहाँ पे लिया जा रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस होल्डर्स टू डाइवेस्ट स्टेक वर्थ रुपीज 4,317 करोड़। So it's not a good sign जब existing holders, shareholders are selling that to in secondary market इतना बड़ा पैसा। So the deal has a lockup period of around 12 months for selling shareholders। दो बड़ी कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ रही है। गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर पीटी ने अराउंड 5.52 लाख शेयर्स लिए वर्थ 45.48 करोड़।
वाइल ड्यूरो इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड पीटी लिमिटेड ने सेल किए हैं 0.18% स्टेक, दैट इज एट 824 पर शेयर। सो ये जो ब्लॉक डील होगी, ये उसके लिए 768 रुपीज पर शेयर का फ्लोर प्राइस सेट हुआ है, विच इज एट 5% डिस्काउंट टू द क्लोजिंग प्राइस of 808 crore rupees. Sorry, 808 rupees per share. See, I think these things keep on happening. बाकी whenever if existing shareholders are getting out of that, तो थोड़ा सा concern market वहां पे दिखा सकता है. We cannot deny that. So कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. प्लीज विजिट investindia.in एंड सब्सक्राइब टू आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.